नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 14 यानी पाठ 14 वाक्य व्यवस्था यानी सिंटेक्स। तो आज हम वाक्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, सिंटेक्स को पढ़ेंगे कि वाक्य व्यवस्था क्या होती है। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। भाषा की मुख्य इकाई क्या है? मेन यूनिट क्या है? वाक्य। वाक्य के द्वारा ही किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी के कहने का क्या मतलब है, भाव का अर्थ होता है मतलब, यानी कोई क्या कहना चाह रहा है, इसको पूर्ण रूप से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? वाक्य के द्वारा। किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शब्दों का अपना अलग अर्थ होता है, शब्दों का अपना अर्थ होता है, यानी शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन यदि शब्दों को कोई बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, अलग अलग बोलता है तो वह क्या कहना चाहता है यह अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आता है। वह क्या कहना चाह रहा है यह श्रोता नहीं समझ पाते हैं। वाक्य के शब्दों को सही क्रम से संयोजित करने तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर ही बात पूरी तरह से समझ आ पाती है। यानी जब वाक्य को सही शब्दों के तरीके से, यानी शब्दों के सही क्रम में लगा करके तथा उसको सही गति से, जो उसका स्वाभाविक गति होता है, यानी वास्तविक गति होती है, जो सही तरीका होता है, उस तरीके से जब कोई बात बोलता है तभी बात पूरी तरह से समझ आ पाती है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। तो यह वाक्य की डिफिनेशन है कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ प्रदान करने का, पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, यानी क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वाक्य के अंग यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और दूसरा है विधेय यानी प्रेडिकेट। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, यानी नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं इनको पढ़िए। रमेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 अंग हैं, यानी इन वाक्यों के 2 अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश और कृष्ण कुमार, यानी यह वाक्य का एक अंग है। रमेश और कृष्ण कुमार ये वाक्य का एक अंग है, और दूसरा अंग है पुस्तक पढ़ता है, कहानी लिखता है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य है। जो पहला अंग है यह क्या है? यह उद्देश्य है, यह सब्जेक्ट है। और जो दूसरा अंग है वह विधेय है। जो दूसरा अंग है यानी कहानी लिखता है तथा पुस्तक पढ़ता है, यह क्या है? यह विधेय है, यानी यह प्रेडिकेट है। ठीक है, उद्देश्य यानी उद्देश्य किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। यानी जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बात की जाए, वही उद्देश्य होता है, वही सब्जेक्ट होता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। यानी जो सामने वाला है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वही प्रेडिकेट है, वही विधेय है। उद्देश्य के बारे में यानी इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश के बारे में बताया जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, इसलिए रमेश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और पुस्तक पढ़ना क्या हुआ? उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो यह क्या हुआ? यही पुस्तक पढ़ना विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, उदाहरण देखिए और समझिए। नीचे कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको देखिए और समझिए। इधर उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, और इधर विधेय यानी प्रेडिकेट है। तो मेरा भाई चतुर है, यह एक वाक्य है कि मेरा भाई चतुर है। तो मेरा भाई क्या है? यह उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, और चतुर है यह विधेय है यानी प्रेडिकेट है। सुरेश बीमार है, यह एक वाक्य है कि सुरेश बीमार है। इसमें सुरेश का है क्या है? यह उद्देश्य है, और बीमार है यह प्रेडिकेट है यानी विधेय है। भागता हुआ चोर पकड़ा गया, यह एक वाक्य है कि भागता हुआ चोर पकड़ा गया। इसमें भागता हुआ चोर यह क्या है? यह उद्देश्य है, और पकड़ा गया यह विधेय है। प्रेमचंद्र की कहानियां खूब पढ़ी जाती हैं, तो प्रेमचंद्र की कहानियां उद्देश्य है और खूब पढ़ी जाती हैं, यह विधेय है। इन वाक्यों में भाई, सुरेश, चोर, कहानियां उद्देश्य हैं। शेष पद मेरा, भागता हुआ, प्रेमचंद्र की उनके विस्तार हैं। इसी प्रकार चतुर है, बीमार है, पकड़ा गया, पढ़ी जाती है, यह विधेय है, और खूब विधेय का विस्तार है। यानी जो खूब शब्द है यह विधेय का विस्तार है। प्रेमचंद्र की यह विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार है, भागता हुआ विस्तार है। ठीक है, ये सारे विस्तार हैं। और
मेरा भाई सुरेश और चोर कहानियां, ये क्या है, ये उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष यानी कुछ विशेष बातें यहां आपको बताई गई हैं। वो विशेष बातें क्या हैं जानते हैं। पहली बात है कि कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता। आज्ञा सूचक वाक्य देखिए, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, वह छिपा रहता है, यानी वह प्रकट नहीं होता है। जैसे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ विधेय है, यहाँ तुम उद्देश्य अप्रकट है, यानी यहाँ जो उद्देश्य है वह अप्रकट है, यानी छिपा हुआ है। वहां मत जाओ, यह तो शब्द हो गया प्रेडिकेट यानी विधेय, लेकिन तुम वहां मत जाओ, तो जो ये तुम शब्द यहाँ होना चाहिए था वह क्या है, वह अप्रकट है, यानी छिपा हुआ है। दूसरी बात यह है कि उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी हो सकते हैं, यानी जो उद्देश्य और विधेय होते हैं वो सिर्फ एक पद के भी हो सकते हैं, एक एक पद के ही, तथा एक से अनेक पद के भी हो सकते हैं, एक से अधिक पद के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, मोहन जाता है, तो इसमें देखिए उद्देश्य भी एक पद का है और जाता है विधेय भी एक ही पद का है। जबकि मेरा मित्र मोहन स्कूल जाता है, इसमें उद्देश्य भी एक से अधिक पदों का है तथा विधेय भी एक से अधिक पदों का है, यानी सब्जेक्ट भी एक से अधिक पद का है और जो प्रेडिकेट है वह भी एक से अधिक पद का है, एक से अधिक शब्द का है। पद का अर्थ होता है शब्द। ठीक है, इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके दो ही अंग होते हैं, यानी कोई भी वाक्य हो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा वाक्य हो, उसके सिर्फ दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला वह है उद्देश्य और दूसरा जो है वह विधेय है। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है, यानी उद्देश्य जो होता है वह सब, उसकी बात यह है, उसका जो मेन बात उसकी यह है कि वह वाक्य के प्रारंभ में, जब वाक्य शुरू होता है तभी उद्देश्य होता है और विधेय बाद में होता है, यानी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में उद्देश्य होता है और जो लास्ट होता है वह विधेय होता है। ठीक है, आगे है पदक्रम। पदक्रम किसे कहते हैं? पदक्रम का अर्थ होता है शब्दों का सही क्रम, शब्दों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है, यानी शब्दों का जो क्रम होता है वह उसका विशेष महत्व होता है। सभी वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, यानी कोई भी वाक्य हो उसमें जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, एक सही क्रम में होते हैं। क्रम भंग होने से अर्थ भिन्न हो जाता है, यानी यदि पदों का क्रम अलग हो जाए, भंग हो जाए, टूट जाए, तो जो उसका अर्थ होता है वह अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, यानी वही वाक्य अलग अर्थ देने लगता है यदि उसके शब्द इधर से उधर कर दिए जाएं। वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया के क्रम की ओर ध्यान देना आवश्यक है, यानी यदि हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें कर्ता कहाँ रहना चाहिए, उसका कर्म कहाँ होना चाहिए तथा क्रिया कहाँ होनी चाहिए, इसके क्रम का हमें पूरा ध्यान रखना होता है, पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिया गया है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि कर्ता के बाद क्रिया आती है, यानी जो क्रिया होती है वह हमेशा कर्ता के बाद आती है। जैसे मोहन जाता है, कर्ता जाता है क्रिया। ठीक है, मोहन क्या है, यह कर्ता है, मोहन करता है और जाता है क्रिया है। तो मोहन जाता है, इस वाक्य में मोहन जो करता है इसको पहले रखा गया है और जो जाता है क्रिया शब्द है इसको बाद में रखा गया है। ठीक है, यही यहाँ कहा जा रहा है कि कर्ता के बाद क्रिया आती है, यानी क्रिया कभी भी कर्ता के पहले नहीं आती। यदि हम कहें जाता है मोहन तो वाक्य गंदा लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कर्म हो अथवा पूरक, वह कर्ता और क्रिया के बीच में आता है, यानी चाहे कर्म हो चाहे वाक्य को जो पूरा कर रहा है पूरक वह हो, ये दोनों जो है वो कर्ता और क्रिया के बीच में आते हैं, जो कार्य करने वाला है उसके तथा किए गए कार्य के बीच में आते हैं। जैसे गोपाल ने पुस्तक खरीदी वह राजा बन बैठा, गोपाल ने पुस्तक खरीदी वह राजा बन बैठा, इस वाक्य में जो पुस्तक है यह कर्म है और राजा बनना यह क्या है, यह पूरक है, बन बैठना यह क्रिया है और कर्ता क्या है, गोपाल। कर्ता क्या है, तो गोपाल। तो गोपाल और बन बैठा के बीच में ये पुस्तक कर्म तथा राजा पूरक आया है, यही इसका सही क्रम होता है। ठीक है, आगे है यदि दो कर्म हो तो गौड़ कर्म का स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है, यानी यदि वाक्य में दो कर्म है तो जो गौड़ कर्म है, गौड़ का अर्थ होता है सहायक, जो सहायक कर्म है उसका स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है, यानी जो मेन कर्म होता है उससे पहले गौड़ कर्म का यानी सहायक कर्म का स्थान होता है। जैसे रवि ने गीता को सेब खिलाया, तो रवि ने गीता को सेब खिलाया, इसमें गीता को
यह गौड़ कर्म है यानी सहायक कर्म है। मुख्य कर्म क्या है कि सेब यानी सेब खिलाना, यही मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य है सेब खिलाना। और गौड़ कर्म क्या है कि गीता को, ठीक है, तो गीता को इसीलिए पहले रखा गया सेब से, यानी मुख्य कर्म से पहले किसको रखा गया, गीता को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली बात यह है कि यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है, यानी सिर्फ एक ही कर्म हो और एक ही पूरक हो तो जो पूरक होगा, जो पूरक शब्द होगा वह बाद में आएगा। जैसे सुरेश ने रस्सी को सांप समझ लिया, इसमें रस्सी को, यह जो शब्द है यह कर्म है और सांप जो है यह पूरक है, ठीक है। तो जो सांप है वह पूरक है, तो यह बाद में रखा गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरक जो होता है वह बाद में रखा जाता है, ठीक है। आगे है संबंधवाचक पद। संबंधवाचक पदों के बारे में कहा गया है कि जो संबंधवाचक पद होते हैं वो संबंधित विशेषण से पहले आते हैं, यानी जो उससे संबंधित विशेषण होता है उससे पहले संबंधवाचक पद आते हैं, यानी संबंध को बताने वाले शब्द आते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो मेरा छोटा भाई, मेरा भाई छोटा है तो ये जो छोटा शब्द है यह विशेषण है किसका, भाई का। और मेरा क्या है, यह संबंधवाचक शब्द है, यह संबंधवाचक शब्द है, यानी संबंध बता रहा है किसके साथ, भाई के साथ, कि वह मेरा भाई है और वह छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, यह क्या है, उसकी विशेषता है, यह यानी विशेषण है। तो जो विशेषण शब्द है यह इससे पहले क्या आता है, जो संबंध बताने वाला शब्द है वह आता है, विशेषण से पहले आता है, ठीक है। आगे है क्रिया विशेषण का स्थान प्रायः संबंधित क्रिया से पहले होता है, यानी जो क्रिया विशेषण होता है, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी प्रशंसा की और प्रशंसा की जाए तो वह क्रिया विशेषण हो जाती है। जैसे राम सुंदर है, आपने कहा कि राम सुंदर है, तो इसमें राम का सुंदर होना यह क्या है, यह राम की विशेषता है कि वह सुंदर है। अगर हम कह दें कि राम बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत भी लगा दें तो ये जो बहुत शब्द है यह क्या हो जाता है, यह क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। यानी यह सुंदर शब्द की विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। राम की विशेषता यह है कि वह सुंदर है और सुंदर शब्द की विशेषता यह है कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया है कि क्रिया विशेषण का स्थान प्रायः यानी ज्यादातर संबंधित क्रिया से पहले होता है, जो संबंधित क्रिया होती है उससे पहले होता है। जैसे कृष्ण तेज दौड़ता है, तो इसमें कृष्ण तो करता है और दौड़ता है, यह उसकी क्रिया है, और जो इसकी क्रिया विशेषण है यानी क्रिया की इस दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है, तो ये जो तेज शब्द है यह इस दौड़ता क्रिया से पहले लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे है समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों या जिन वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं योजक को, यानी जोड़ने वाले को। योजक, योजक यानी जो जोड़ता है, ठीक है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, तो जो जोड़ता है उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं ये उनके बीच में आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सीमा तो आ गई परंतु सरिता अभी तक नहीं आई, तो सीमा तो आ गई तथा सरिता अभी तक नहीं आई, इन दोनों जो वाक्य हैं इनको परंतु शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो ये जो परंतु पद है, परंतु शब्द है, यह क्या है, यह समुच्चय बोधक अव्यय है या योजक शब्द है, ठीक है। आगे है और बताया गया है कि यह दोनों के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, जिसको जोड़ता है उन दोनों वाक्यों के बीच में आता है। जैसे दिल्ली चेन्नई और मुंबई प्रसिद्ध शहर हैं, तो यहाँ दिल्ली चेन्नई को मुंबई से जोड़ा जा रहा है, किसके माध्यम से, और योजक के द्वारा, यानी और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा जा रहा है कि दिल्ली चेन्नई और मुंबई प्रसिद्ध शहर हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी बातें भी होती हैं कि जैसे राम आया और श्याम चला गया, तो राम के आने और श्याम के जाने को और योजक के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आगे है संबोधन और विस्मयादि बोधक प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, यानी जो संबोधन होते हैं, संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना, जब हम किसी को पुकारते हैं उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तथा जो विस्मयादि बोधक होते हैं, यानी जब हम आश्चर्य में पढ़ते हैं, विस्मय में पढ़ते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं ये हमेशा वाक्य के ऐसे जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, यानी शुरुआत में आते हैं। जैसे वाह कमाल हो गया,
वाह कमाल हो गया। यहाँ हम आश्चर्य में पढ़ रहे हैं कि वाह क्या कमाल हो गया, बड़े कमाल की बात है। तो यह वाह जो शब्द है यह पहले आया। अरे यह क्या है, तो यहाँ हम अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं कि अरे यह क्या हो गया, यानी यह तो नहीं होना चाहिए था, यह क्या हो गया। तो यह अरे जो शब्द है यह क्या हो गया, यह विस्मय का शब्द है, इसीलिए यह पहले आया। संजीव तुमसे ऐसी आशा न थी, तो यहाँ संजीव को संबोधित किया जा रहा है, संबोधन शब्द है संजीव, इसीलिए यह तुमसे ऐसी आशा न थी वाक्य से पहले आया। यानी संबोधन का शब्द जो होता है, विस्मय बोधक शब्द जो आते हैं, यह वाक्य के शुरू में आते हैं। ठीक है, आगे है ध्यान रहे, यानी ध्यान देने योग्य बातें। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना है कि किसी विशेष पद पर बल देने के लिए अथवा कविता में लय के कारण पद क्रम में उलटफेर हो सकता है। यानी जब हम किसी बात पर विशेष तरीके से बल देते हैं, जोर देते हैं, या कविता में जब उसके लय को बरकरार रखना होता है, तब पद का जो क्रम होता है उसमें उलटफेर हो सकता है, यानी उसकी अदला बदली हो सकती है, इधर से उधर किया जा सकता है। जैसे कविता में आप देखते हैं ना कि इधर से उधर वाक्य होता है, जैसे रहीमन निज मन की व्यथा मन में राख्यो गोय, तो ऐसे तो लगता है कि जैसे ये सही वाक्य नहीं है, लेकिन यह किस लिए ऐसा किया गया है, उस कविता के लय को सही करने के लिए किया गया है। ठीक है, जैसे इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, यानी कोई आपसे कह रहा है कि आपने गलत कार्य किया है इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इसी बात को जब वह ऐसे कहता है कि इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा, तो यह क्या हो गया, यह वाक्य पर जोर देने के लिए, आपको इस शब्द पे जोर देने के लिए कि आपको इस्तीफा अवश्य देना पड़ेगा, इस पर जोर देने के लिए इसको इस प्रकार से बोला गया कि इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना सुंदर मुंबई, यहाँ मुंबई शब्द पर जोर देने के लिए कहा गया है कि है न सुंदर मुंबई। जैसे आप अपने मित्र से कहते हैं कि मुंबई बहुत सुंदर है, चलना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और जब आप उसको दिखा देते हैं तब आप उससे कहते हैं कि है ना सुंदर मुंबई, यानी तुमने मुंबई देखा, मुंबई सुंदर है ना। तो इस प्रकार से जब हम मुंबई शब्द पर बल देने के लिए इस वाक्य को बोलते हैं तो यहाँ उलटफेर शब्दों का हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि मुंबई कितनी सुंदर है, मुंबई सुंदर है ना, तो सही है, सही तरीका है, लेकिन जब हम उस पर और जोर देना चाहते हैं तो हम उससे साखी भरवाते हैं अगले वाले से कि है ना सुंदर मुंबई, तो वो कहेगा कि हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, इसलिए पदक्रम में अधिकांश अशुद्धियां विशेषण के प्रयोग में होती हैं। आपको बताया गया है कि हम ज्यादातर अशुद्धियां कहाँ करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं। तो किसी भी पद के यानी शब्द के क्रम में अशुद्धियां तब आती हैं जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर लोगों से विशेषण के प्रयोग में ही गलती होती है। जैसे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ गाय के दूध को शुद्ध नहीं बताया जा रहा है, बल्कि गाय को शुद्ध बताया जा रहा है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यह वाक्य गलत हुआ, जबकि गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो अगला वाक्य है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यह वाक्य शुद्ध है यानी सही है। वैसे ही मुझे एक गर्म प्याला चाय चाहिए, यहाँ यह वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है। कैसे, क्योंकि यहाँ गर्म प्याला चाय मांगी गई है, यानी चाय गर्म हो ना हो, प्याला गर्म हो, तो ये क्या हुआ, अशुद्ध वाक्य हो गया, गलत वाक्य हो गया। जबकि सही वाक्य क्या होना चाहिए कि मुझे एक प्याला गर्म चाय चाहिए, यानी प्याला गर्म हो ना हो कोई बात नहीं है, चाय गर्म चाहिए। तो यह जो वाक्य है यह शुद्ध हुआ। ठीक है, तो विशेषण के प्रयोग में हम गलतियां करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे है वाक्य के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वाक्य के आधार पर इनका भेद किया जाता है, दूसरा अर्थ के आधार पर इनका भेद किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे कि रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के माने जाते हैं या कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य तथा तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें पढ़िए। पहला वाक्य है महेश आया, दूसरा वाक्य है कपिल ने सेब खाया, तीसरा वाक्य है एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए, चौथा वाक्य है गीता रीता और बबीता आ गई हैं। तो ये सारे सरल वाक्य हैं। ऊपर दिए गए पहले दो वाक्यों में उद्देश्य में एक एक पद है, तीसरे वाक्य में दो और चौथे वाक्य में तीन पद हैं।
परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है, यानी विधेय जो है वह एक ही है, उद्देश्य भले ही एक हैं, दो हैं या तीन या चार हैं। ये सब सरल वाक्य हैं, ये सारे सरल वाक्य हैं। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है, बताया गया है कि सरल वाक्यों में विधेय एक ही होता है, यानी सरल वाक्य में विधेय एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय यानी योजक से जुड़े होते हैं। योजक के द्वारा यानी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा वाक्य जुड़े होते हैं, किसमें? संयुक्त वाक्य में। ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ क्या होता है? योजक यानी जोड़ने वाला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय को ही योजक कहते हैं यानी जोड़ने वाला कहते हैं। यहाँ वाक्य आपको दिया गया है कि श्याम स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो यहाँ आप देखिए, पहले वाक्य में श्याम स्कूल जाता है एक सरल वाक्य है तथा मन लगाकर पढ़ता है यह दूसरा सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्यों को और से संयुक्त किया गया है, यानी और जो शब्द है और जो योजक शब्द है, जो समुच्चय बोधक शब्द है, और इसी के द्वारा इन दोनों वाक्यों को संयुक्त किया गया है यानी जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में आप चाय पिएंगे एक सरल वाक्य है, आप चाय पिएंगे एक सरल वाक्य है, और कॉफी दूसरा पद है यानी एक दूसरा शब्द है जिसे या से जोड़ा गया है यानी या से संयुक्त किया गया है, अर्थात या योजक से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो यहाँ चाय या कॉफी को या के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक मेन उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं यानी उस पर आधारित उपवाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ गुरुजी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, और कल छुट्टी रहेगी यह आश्रित उपवाक्य है। कल छुट्टी रहेगी यह क्या है? आश्रित यानी उस पर आधारित उपवाक्य है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब हम इन तीनों उपवाक्यों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, यानी संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? नाउन क्लॉज किसे कहते हैं? ऐसा उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम करे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यानी जो कर्म का कार्य करे या फिर कर्म को पूरा करने का कार्य करे, यानी कार्य को पूरा करने का कार्य करे, वाक्य को पूरा करने का कार्य करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसे उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होते हैं, जैसे यानी ऐसे जो उपवाक्य होते हैं वह प्रायः यानी ज्यादातर की से प्रारंभ होते हैं, की से शुरू होते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं कि तुम नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं कि तुम कल स्कूल नहीं आओगे, मैं जानता हूं कि तुम आगे नहीं दौड़ोगे या आगे नहीं जाओगे। इस प्रकार से दादाजी सदा कहते थे कि विजय महान व्यक्ति बनेगा, या दादी जी हमेशा कहती थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसके होते हैं? वो संज्ञा उपवाक्य के वाक्य होते हैं। दूसरा है विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज। तो विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जो उपवाक्य होगा वह भी इसी प्रकार क्या होगा कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताए, ठीक है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो जिसने आदि से प्रारंभ होते हैं, या ऐसे जो उपवाक्य होते हैं वो किससे प्रारंभ होते हैं? या तो जो से प्रारंभ होंगे, या जिसे से प्रारंभ होंगे, या फिर जिसने से प्रारंभ होंगे। ठीक है, जैसे मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसने पुरस्कार जीता है। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसने पुरस्कार जीता है। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए, या जिसे पुरस्कार मिला है वह बालक खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कैसे होते हैं? वो विशेषण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तीसरा है
क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी विशेषण की जो विशेषण की विशेषता बताए वह एडवर्ब होता है, वह क्रिया विशेषण होता है। यानी जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वह विशेषण की विशेषता बताता है, यानी जिसकी बड़ाई की जाती है उस बड़ाई की बड़ाई करता है। ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, काल, स्थान, रीति को प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी ऐसे उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य की जो मुख्य उपवाक्य की क्रिया होती है उसकी विशेषता किसके आधार पर? काल, स्थान, रीति, इनको प्रकट करते हैं, वो ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जहां बस खड़ी है तुम वहां चले जाओ, जब जब वर्षा हुई फसल अच्छी हुई। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये उस विशेषण की विशेषता को बता रहे हैं, उस क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है। आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भेद किए जाते हैं। यहाँ एक एक करके सबको दिया गया है विस्तार से, तो हम एक एक करके सबको विस्तार से पढ़ते चलेंगे। इसमें क है, यानी पहला है विधानवाचक वाक्य। जो 8 प्रकार होते हैं अर्थ के, उसमें पहला क्या होता है? वह होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इसमें यानी विधानवाचक वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, यानी कोई बात हो चुकी है या कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है, उसका पता हमें जिससे चले वह विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे वह गया, यानी हमें पता चल गया कि वह चला गया। राष्ट्रपति ने पुल का उद्घाटन किया, यानी हमें इस बात का पता चला कि राष्ट्रपति के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया। हवा चल रही है, हमें यह पता चल रहा है कि हवा चल रही है। और मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी हमें इस बात का पता हो गया है, पता है कि मैंने पुस्तक पढ़ ली है। तो जिसके द्वारा किसी कार्य को हो जाने का बोध हो या होने का बोध हो, वही क्या है? विधानवाचक वाक्य है। ठीक है। दूसरा है इसमें ख, निषेधवाचक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे इसमें किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, यानी कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे यह पता चले कि यह कार्य नहीं हुआ है या यह कार्य नहीं हो रहा है, तो वह क्या होता है? वह निषेधवाचक वाक्य होता है, यानी नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव वाक्य होता है। जैसे वह नहीं आया, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो आने वाला था वह नहीं आया। इसे छूना मना है, यानी कोई वस्तु रखी है उसको नहीं छूना है, उसको मना किया गया है। इस समय ठंडी हवा नहीं चल रही है, यानी ठंडी हवा नहीं चल रही है, इसका हमें पता चल रहा है, इसको बताया जा रहा है, इसलिए यह क्या है? यह नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है। आगे है ग, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, यानी आज्ञा देने वाले वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं इसमें या तो किसी कार्य को करने के लिए आपको आज्ञा दिया जाएगा, या आपसे प्रार्थना की जाएगी, या आपको कोई उपदेश दिया जाएगा, यानी आपको कुछ समझाया जाएगा कि ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें ऐसा हो वह कैसे वाक्य होते हैं? वह आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यहाँ आपको उपदेश दिया जा रहा है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपसे बताया जा रहा है। यहाँ से उठ जाओ, तो यहाँ आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से उठ जाओ। प्रार्थना भी किया जा सकता है कि कृपया यहाँ से उठ जाइए, कृपया हमें बैठने दीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो इस प्रकार से जब वाक्य होंगे तो वह क्या हो जाएंगे? वो प्रार्थना के वाक्य हो जाएंगे। तो जिसमें प्रार्थना की जाए, यानी विनती की जाए किसी से, आज्ञा दिया जाए किसी को, या उपदेश दिया जाए, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यानी जो क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। जैसे आप कब आए, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कब आए, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। वह क्या कर रहा है, आप पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। तुम खड़े क्यों हो, यानी तुम बैठ क्यों नहीं जाते, तुम खड़े क्यों हो। तो ये सारे प्रश्न किए जाते हैं किसमें? प्रश्नवाचक वाक्य में। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक यानी जिसमें हम विस्मय में पड़ जाएं जिस वाक्य में, या हमें जिसमें आश्चर्य हो जाए, ऐसे जो वाक्य होते हैं
वो क्या होते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं, यानी विस्मय को प्रकट करने वाले होते हैं। इसमें विस्मय, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत आदि का बोध होता है। जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, इसके द्वारा हमें या तो हम आश्चर्य में पड़ते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, या तो जिन वाक्यों से हमें खुशी मिलती है, ऐसे वाक्य होते हैं, या दुख के वाक्य होते हैं, या नफरत या घृणा के वाक्य होते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, आहा कितना सुंदर स्थान है। तो यहाँ आप किसी सुंदर स्थान को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आहा कितना सुंदर स्थान है, अर्थात मैंने इससे पहले इतना अच्छा स्थान नहीं देखा था, इतना सुंदर स्थान नहीं देखा था। अगला वाक्य है, हाय यह क्या हो गया, यानी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यह क्या हो गया। तो यहाँ हम दुखी हो जाते हैं, यहाँ हम शोक में पड़ जाते हैं। ठीक है, हे वह चला गया, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ आप दुखी भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। जैसे कोई चला गया जिसके जाने से आपको प्रसन्नता हो रही है, तो आप कहेंगे हे वह चला गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपको दुख है तो आप कहेंगे कि हे वह चला गया, आप आश्चर्य में भी पड़ जाएंगे, वह तो नहीं जाने वाला था, वह कब चला गया, इस प्रकार से। ठीक है, आगे है अगला जो वाक्य वह है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य में क्या होता है कि इसमें इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। यानी या तो आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा इसमें प्रकट होगी, या आपको कोई शुभकामना दे रहा है, या आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं, ऐसी बात प्रकट होगी, या आप किसी को अभिशाप दे रहे हैं यानी श्राप दे रहे हैं, ऐसी बात प्रकट होगी। जैसे उदाहरण दिया गया है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, इसमें ऐसी आपके लिए शुभकामना है, यानी ऐसी शुभकामना आपको दी जा रही है कि भगवान आपका कल्याण करें, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ, ये क्या है, यह इच्छा है, यानी कोई चाहता है, आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप परीक्षा में प्रथम आइए। ठीक है, और इसी प्रकार यदि कोई आपको श्राप देना चाहेगा तो वह कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, इस प्रकार से। तो ये जो वाक्य होते हैं यह इच्छा बोधक वाक्य होते हैं, यानी जैसा जो चाहता है वैसा वह बोलता है। ठीक है, अगला है संदेह बोधक वाक्य। संदेह बोधक वाक्य में क्या होता है, इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है, यानी किसी बात के होने में संदेह रहता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, यानी आपको भी पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, आप संदेह जता रहे हैं, शंका जता रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो, आप संभावना जता रहे हैं। हो सकता है वह चोर हो, यानी शायद वह चोर हो, शायद वह चोर ना हो। तो यहाँ आप क्या है, संभावना जता रहे हैं, संदेह जता रहे हैं, इसीलिए यह संदेह बोधक वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला है आठवां शर्त बोधक वाक्य। शर्त बोधक वाक्य क्या होते हैं, इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। जो शर्त बोधक वाक्य होते हैं इसमें पहली बात का कार्य का होना या न होना यह दूसरी बात के होने या न होने पर निर्भर करता है, कि पहली बात होगी या नहीं होगी, उसी के आधार पर दूसरी बात पूरी होगी। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा अच्छी नहीं हुई इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। तो पहली बात जो है वह दूसरी बात पर निर्भर कर रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, यानी पहला व्यक्ति दूसरे से कहता है कि तुम चलते तो ही मैं चलता, तुम नहीं चल रहे हो इसीलिए मैं भी नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ पहली बात जो है वह दूसरी बात पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए यह शर्त बोधक वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं वाक्य रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, एक प्रकार की वाक्य संरचना को दूसरी संरचना में परिवर्तित करने को रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण यानी बदलना, यानी एक तरीके का आपको वाक्य दिया गया है उसको आपको दूसरे तरीके के वाक्य में बदलना है। जैसे संयुक्त वाक्य दिया गया है और कहा जाए कि सरल वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य दिया गया है और कहा जाए कि मिश्र वाक्य में बदलिए। तो जो बदलने की क्रिया होती है इसे ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुककर चली गई, यह वाक्य सरल वाक्य है। इसको बदला गया कि गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुकी और चली गई, तो ये और योजक शब्द के द्वारा इसको संयुक्त कर दिया गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य को इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में बदल दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, यानी सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है।
गिलास तोड़ने वाला बालक खड़ा हो जाए, यह क्या है? यह एक सरल वाक्य है और इसको मिश्र वाक्य में बदला गया है। कैसे? जिस बालक ने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। तो यहाँ जिस शब्द के द्वारा इस बात को बदल दिया गया है, इस वाक्य को बदल दिया गया है कि जिसने इस गिलास को तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। इस प्रकार से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया जाता है। अगला है तीसरा, अनेक वाक्यों को एक वाक्य में। अनेक वाक्यों को एक वाक्य में कैसे बदलें, एक वाक्य में कैसे बनाएं? जैसे उदाहरण दिया गया है आपको, बादल दिन भर छाए रहे, खूब पानी बरसा, बादल चले गए। तो ये 3 अलग अलग वाक्य हैं, यानी अलग वाक्य हैं, कई वाक्य हैं, इनको एक वाक्य बनाना है। सरल वाक्य इनका कैसे बनाएंगे? जैसे दिन भर छाए बादल, खूब पानी बरसकर चले गए। यह सरल वाक्य हुआ इन तीनों वाक्यों से। संयुक्त वाक्य, दिन भर छाए बादलों ने खूब पानी बरसाया और चले गए, ये संयुक्त वाक्य हो गया जो और के द्वारा योजित किया गया है, संयुक्त किया गया है। आगे मिश्र वाक्य है कि दिन भर छाए जिन बादलों ने खूब पानी बरसाया था वे चले गए। तो यहाँ अलग अलग वाक्यों से, यानी कई वाक्यों से एक वाक्य इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे है चौथा, विधानवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में अंतरण। अंतरण का अर्थ भी वही होता है कि बदलना। स्थानांतरण आपने सुना होगा कि स्थान परिवर्तित कर देना, यानी बदलना। ठीक है, तो जो विधानवाचक वाक्य होते हैं उनको प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य में कैसे बदलते हैं, यह आप यहाँ देखिए। एक बालक स्कूल गया, यह विधानवाचक वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? यह विधानवाचक वाक्य है। इसको प्रश्नवाचक में तथा निषेधवाचक वाक्य में किस प्रकार से बदला गया है? क्या एक बालक स्कूल गया, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यानी प्रश्न पूछा गया कि क्या एक बालक स्कूल गया, और निषेधवाचक बनाया गया, एक बालक स्कूल नहीं गया, यानी उस बात को मना कर दिया गया और निषेधवाचक बन गया। निषेधवाचक में क्या किया जाता है? किसी कार्य के न होने को बताया जाता है, यानी मना कर दिया जाता है कि वह कार्य नहीं हुआ। ठीक है, आगे है पांचवा, विधानवाचक से विस्मयवाचक वाक्य में अंतरण। यानी जो विधानवाचक वाक्य होते हैं उनको हम विस्मयवाचक वाक्य में कैसे बदलें? उदाहरण देखिए, यह दृश्य बहुत सुंदर है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, यह विधानवाचक वाक्य है। अब इसको विस्मयवाचक में यानी आश्चर्यवाचक में कैसे बना दिया जाता है कि वाह कितना सुंदर दृश्य, यानी यह दृश्य कितना सुंदर है। आप अचंभित हो जाते हैं कि इतना सुंदर दृश्य मैंने अब तक जीवन में नहीं देखा। तो यही जो विधानवाचक वाक्य है इसको विस्मयवाचक वाक्य में बदल दिया गया। इसे ही विधानवाचक से विस्मयवाचक वाक्य में अंतरण कहते हैं। ठीक है, आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में पढ़ा। अब तक आपने पाठ में क्या पढ़ा कि पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आगे आपने पढ़ा वाक्य में पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, यानी कोई भी वाक्य पूर्ण अर्थ को प्रकट कर सकता है, ऐसी उसके अंदर क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। आगे है वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, आपने पढ़ा, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। आगे है रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे है अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, यानी आपने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक और शर्तबोधक। ठीक है, इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसका अभ्यास कार्य अब अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।